नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का प्राइम टाइम का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम आर पार। भ्रष्टाचार पर जबरदस्त आर पार शुरू हो चुका है और आम आदमी पार्टी बनाम भारतीय जनता पार्टी की जबरदस्त जंग शुरू हो गई है, यानी सियासी युद्ध शुरू हो गया है। जेल में बंद महाटक सुकेश चंद्रशेखर ने दिल्ली के उपराज्यपाल को एक और चिट्ठी लिख डाली है और कहा है कि मुझे और मेरी पत्नी को दिल्ली से बाहर किसी दूसरी जेल में शिफ्ट कर दिया जाए, क्योंकि जब मैंने सत्येंद्र जैन को 10 करोड़ रुपए प्रोटेक्शन मनी और आम आदमी पार्टी को 50 करोड़ रुपए देने का खुलासा किया है, उसके बाद से आम आदमी पार्टी के नेता मुझे लगातार धमकी दे रहे हैं और शिकायत वापस लेने का दबाव बना रहे हैं। इतना ही नहीं, मुझे जेल के अंदर सीआरपीएफ का जवान प्रताड़ित भी कर रहा है। और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने भी अब बड़ा मोर्चा खोल दिया है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट यानी हलफनामा देकर कहा है कि दिल्ली सरकार के अधिकारी मंत्रियों की बात सुनने को तैयार नहीं है। मंत्रियों को बुलाने के बावजूद वो मीटिंग में शामिल नहीं होते हैं और LG-VK सक्सेना के दौर में ये समस्या और विकट हो गई है और बड़ी हो गई है यानी। लेकिन इसी सब के बीच शराब घोटाले में ईडी ने 2 और लोगों की गिरफ्तारी करी है। ये वही घोटाला है जिसमें मनीष सिसोदिया को आरोपी बनाया गया है, यानी वो आरोपी नंबर 1 है। तो आज इन तमाम मुद्दों पर होगी जोरदार सियासी टक्कर। बीजेपी से होंगे सांसद सुधांशु त्रिवेदी, बनाम आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता सांसद संजय सिंह। देवी और सज्जन और नए भारत के समर्थ निर्माता, राष्ट्र धर्म के परम अनुयायी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे मध्य हैं। लोग खुद को कट्टर ईमानदार कहते हैं, लेकिन सबसे बड़े भ्रष्टाचारी यही होते हैं। इस बार डबल इंजन की सरकार नहीं चाहिए, नए इंजन की सरकार चाहिए। शराब नीति और शिक्षा नीति से लेकर महाठग सुकेश चंद्रशेखर के आम आदमी पार्टी के खिलाफ गंभीर आरोप तक बीजेपी और आम आदमी पार्टी में सियासी संग्राम तेज हो गया है। इस समय दिल्ली में एक ऐसी सरकार है जिसके लिए उसके व्यभिचार और उसके द्वारा किए गए लूट की नई नई कहानियां आ रही हैं। ऐसा भ्रष्टाचार का आरोप लगा है जो सीधे अरविंद केजरीवाल जी पर लग रहा है। महाठग सुकेश चंद्रशेखर ने दिल्ली के LG को एक और चिट्ठी लिखी है जिसमें कहा है, मुझे और मेरी पत्नी को दिल्ली से बाहर किसी जेल में शिफ्ट किया जाए, क्योंकि मुझे आम आदमी पार्टी के नेता लगातार धमकी दे रहे हैं और शिकायत वापस लेने का दबाव बना रहे हैं। मुझे जेल के अंदर CRPF के जवान प्रताड़ित भी कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी दिल्ली में तो बड़े बड़े घोटाले कर ही रही है और जेल के अंदर भी घोटाले कर रही है। ये पहली पार्टी है जो कैदी से भी वसूल लेती है। सुकेश ने सत्येंद्र जैन पर प्रोटेक्शन मनी के तौर पर 10 करोड़ वसूलने का आरोप लगाया है। साथ ही वो आम आदमी पार्टी को 50 करोड़ रुपए देने का भी दावा कर रहा है। दूसरी तरफ गुजरात और हिमाचल के बाद MCD चुनाव का सियासी मोर्चा भी खुल गया है। पिछले 15 साल में भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली नगर निगम को बर्बाद कर दिया है और दिल्ली को बर्बाद कर दिया है। इसी बीच दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर कहा है कि दिल्ली सरकार के अधिकारी मंत्रियों के आदेश की अवहेलना कर रहे हैं। मंत्रियों के बुलाने के बावजूद वो बैठकों में शामिल नहीं हो रहे हैं। LG-VK सक्सेना की नियुक्ति के साथ समस्या विकट हो गई है। तो आज इन तमाम मुद्दों पर होगी देश की सबसे बड़ी राजनीतिक बहस, चुनावी उफान, सियासी तूफान। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। चुनावी उफान में सियासी तूफान वाला विश्लेषण जरूर देखिए। पहला मोर्चा, सुकेश चंद्रशेखर LG को चिट्ठी लिखकर कहा, मुझे दिल्ली से बाहर किसी और जेल में आप भेजिए, क्योंकि वसूली कांड में खुलासा करने के बाद आपके नेता मेरे पीछे पड़ गए हैं।
दूसरा मोर्चा, आइए उसका रुख कर लेते हैं। स्क्रीन पर आएगा दूसरा मोर्चा है मनीष सिसोदिया। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर कहा कि अफसर हमारी अब सुनते नहीं है, हमें काम नहीं करने देते। नए एलजी यानी वीके सक्सेना की नियुक्ति के बाद यह समस्या और विकराल हो गई है और बड़ी हो गई है। अगला मोर्चा, जो तीसरा मोर्चा है, वो कौन सा है आपको दिखाते हैं। वो है शराब घोटाला। ईडी का बड़ा एक्शन करते हुए 2 और लोगों को अरेस्ट कर लिया है, गिरफ्तार कर लिया है। यह तीसरा मोर्चा है। और इसी घोटाले में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया आरोपी नंबर 1 बनाए गए हैं। ये वही पूरा मामला है। मैं बढ़ता हूं आगे, बढ़ता हूं चौथे मोर्चे की तरफ। सिसोदिया बोले 15 साल में बीजेपी ने दिल्ली को बर्बाद कर दिया है। ये एमसीडी चुनाव का मोर्चा है और मनीष सिसोदिया इसको लेकर बड़े एग्रेसिव हैं, आपको मैं बता दूं। और खास तौर पर अगर हम एमसीडी चुनाव की बात करें तो बीते 15 साल में बीजेपी का ही राज रहा है। बड़ा सवाल चुनावी साल है क्या, इसलिए भ्रष्टाचार पर बवाल है। और पहला मोर्चा है गुजरात। गुजरात भी बड़ा इंपॉर्टेंट मोर्चा है क्योंकि गुजरात में भी आम आदमी पार्टी चुनावी ताल ठोक रही है। मेरे साथ बात करने के लिए आज 2 दिग्गज नेता जुड़ रहे हैं, दोनों का अभिनंदन है। संजय सिंह है, आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, लोकप्रिय नेता हैं। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी हैं, लोकप्रिय प्रवक्ता हैं और अपनी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं और गुजरात के मीडिया प्रभारी भी है भारतीय जनता पार्टी के। आप दोनों का अभिनंदन है इस चर्चा के अंदर। इस दौर में मैं आप दोनों को शुरुआत में 60-60 सेकंड देता हूं अपनी बात को रखने के लिए। आखिर ऐसा क्या हो गया है संजय सिंह जी कि सिसोदिया साहब को चिट्ठी लिखनी, एफिडेविट देना पड़ा कि उनको काम नहीं किया देना जा रहा। बीजेपी कह रही है कि एक बार फिर बहाना बना रहे हैं, बहाने के उस्ताद हो गई है आम आदमी पार्टी। देखिए अमीश जी, कई तरह की बीमारी फैली हुई है समाज में। कई बार वायरल फीवर हो जाता है, डेंगू हो जाता है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इस प्रकार की कोई बीमारी हमारे एलजी साहब को ना हो। लेकिन हमारे एलजी साहब को एक बीमारी हो गई है, छपास बीमारी। और उस छपास बीमारी के कारण उनको बेचारों को करना क्या पड़ता है कि अनाप शनाप बेबुनियाद झूठे और फर्जी आरोप लगा के हर दिन एक लेटर लिखना पड़ता है और उस लेटर की बुनियाद पर वो हर दिन एक्सपोज होते हैं जनता के सामने। और अब पूरी दिल्ली और देश की जनता ये मानने लगी है कि भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर से एलजी साहब को जो स्क्रिप्ट जाती है उसी के आधार पर वो काम करते हैं। और इसी के कारण जब एलजी पूरी तरह से हर कार्य को बाधित करने में लग जाएंगे तो जो उनके अधीन काम, आप जानते हैं सर्विसेज उनके पास है, उनके अधीन काम करने वाले कर्मचारी हैं, वो स्वास्थ्य के मसले पर, इन्वायरमेंट के मसले पर, शिक्षा के मसले पर, तमाम गंभीर मुद्दों पर जो बैठकें बुलाई जाती हैं हमारे उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्रियों के द्वारा, उसमें शामिल नहीं होते, उसमें सहयोग नहीं करते। और दिल्ली की व्यवस्था को बिल्कुल बर्बाद करने पर अगर कोई लगा है तो भारतीय जनता पार्टी, एलजी उसका मुखौटा है। और एलजी साहब हमारे छपास की बीमारी से पीड़ित है। आपने बड़ा गंभीर आरोप लगा दिया है। कैसे निजात मिलेगी ये तो बीजेपी ही बता सकती है। आपने 60 सेकंड से एग्जैक्टली डबल टाइम लिया, लेकिन आपने बड़ा गंभीर आरोप लगाया। आपने बोला छपास की बीमारी है और दिल्ली को बर्बाद करना चाहते हैं, दिल्ली को बर्बाद करना चाहते हैं। दूसरी तरफ डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी का मैं रुख करता हूं। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, एलजी साहब जो है, वीके सक्सेना जो है, वो आपके इशारे पे काम करते हैं, दिल्ली को बर्बाद करना चाहते हैं और उनको छपास की बीमारी है। ये आरोप है आम आदमी पार्टी के सांसद का। क्या आपको लगता है कि ये बहाना है या फिर आपको लगता है इसमें कुछ बड़ी गंभीरता की बात है, क्योंकि चुनी हुई सरकार है आम आदमी पार्टी की? देखिए सबसे पहले जो पार्टी छपास की बात कहती है, सबसे ज्यादा छपास तो वो करती है। यदि आम आदमी पार्टी से पूछा जाए कि जब कोरोना की सेकेंड वेव चल रही थी और उस जमाने में जब ऑक्सीजन की किल्लत थी, तो इनसे पूछा जाए कितने करोड़ रुपए ऑक्सीजन के लिए व्यय किए और कितने करोड़ रुपए उस दरमियान में प्रचार के लिए व्यय किए, तो आरटीआई से वो जानकारी है कि छपास की बीमारी किसको सबसे ज्यादा है। दूसरा मैं बताना चाहता हूं, पहले केंद्र सरकार खराब थी, फिर एलजी खराब थे, अब अफसर खराब हैं, जनता खराब है, पर्यावरण खराब है, पराली खराब है, सब खराब हैं, एक मैं ही सबसे अच्छा हूं। जनाब आपके लिए तो आप कबीर का वो दोहा याद करिए कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोय, जो दिल खोजूं आपना मुझसा बुरा न कोय। आम आदमी पार्टी पर तो यह कहावत लागू होती है। अपने अंदर की कमी नहीं देख रहे हैं, हर दूसरे व्यक्ति में। मीडिया भी खराब है, अफसर भी खराब है, एलजी भी खराब है, केंद्र सरकार खराब है, पर्यावरण खराब है, व्यवस्था खराब है। केवल एक में अद्वितीय उज्जवल विचार लेकर
नित्य नए रूप धारण करने वाले केजरीवाल जी जो प्रकट हुए हैं वही सर्वश्रेष्ठ हैं। मेरे विचार से प्रदेश की जनता इतनी समझदार है, उसकी दृष्टि इतनी खराब नहीं है कि वो आपके अंदर के अच्छे और खराब को देख न सके। ठीक है, एक सवाल, क्योंकि 8 साल से आपका शासन है दिल्ली के अंदर, एक सवाल पलट के आता है कि इसी व्यवस्था के चलते आपने दोबारा सरकार भी बनाई, इसी व्यवस्था के चलते आपने बोला हमने इतने मोहल्ला क्लिनिक भी बनाए, इसी व्यवस्था के चलते आपने बोला हमने शिक्षा का एक ऐसा मॉडल दिया, अभूतपूर्व मॉडल दिया है जिसको लेकर आप गुजरात भी जा रहे हैं। क्या आपको लगता नहीं है कि आम आदमी पार्टी जो आरोप लगा रही है उसको सिद्ध नहीं कर पा रही है? संजय जी, देखिए, हमें सब कुछ लगता है और मैं बिंदुवार करके बताऊंगा। अमित जी, बहुत अच्छा सवाल आपने कहा। 8 साल से हम लोगों का राज है और 8 साल में हमने शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, बिजली पे, पानी पे, सड़क पे, बिजली पे, फ्लाईओवर पे अनुकरणीय काम करके दिखाया। और महंगाई का सबसे कम असर अगर किसी राज्य में है, महंगाई की दर अगर सबसे कम किसी राज्य में है तो अरविंद केजरीवाल के दिल्ली राज्य में है, जहां पर वो मुख्यमंत्री के तौर पे यहां की जनता को राहत देते हैं और महंगाई से बचाते हैं। अब छपास की बीमारी से पीड़ित एलजी साहब के किस्से मैं आपको बताता हूं, और यह जरूरी भी इसलिए है कि अगर कोई मुख्यमंत्री काम ना करना चाहे तो ठीक है, कोई भी चिट्ठी लिखते रहिए, कोई भी आरोप लगाते रहिए, ठीक है, अधिकारियों का कोई समर्थन सहयोग ना मिले तब भी, कोई काम करें ना करें तब भी राज्य चलता रहे, कोई परेशानी नहीं। लेकिन जिसको भैया शिक्षा पे काम करना है, स्वास्थ्य पे काम करना है, एनवायरमेंट के ऊपर काम करना है, पानी के ऊपर काम करना है, उनको अधिकारियों का सहयोग चाहिए होता है। और अगर अधिकारी सहयोग नहीं करेंगे एलजी के कहने पर और उनकी धमकी के कारण, तो निश्चित रूप से ये मुद्दा उठाना पड़ेगा। और अमीश जी, मैं खत्म कर रहा हूं अपनी बात। मैं याद दिलाना चाहता हूं, इन्होंने 2015 में कहा अरविंद केजरीवाल खराब, उनका प्रमुख सचिव खराब, सीबीआई के छापे उनके दफ्तर पे मारो। 7 साल हो गया, क्या निकला? हमारे 42 विधायकों पे इन्होंने मुकदमा लिखा तमाम गंभीर धाराओं में, बोले ये सब खराब, सब खराब, सब खराब। और आज तक किसी भी मामले में मुझे बता दीजिए क्या निकलकर आपके सामने आया? कई मामलों में कोर्ट से फटकार लगी, इनको डांटा गया दिल्ली पुलिस को जो इनके अधीन है, कहा गया क्या निकला बताओ? एक सीबीआई का मामला चला सत्येंद्र जैन के खिलाफ, 3 साल तक जांच हुई सर्विसेज के एक मामले में, बाद में सीबीआई ने कह दिया दूध भात मुच्छ, हमारे पास कुछ नहीं निकला, कोई भ्रष्टाचार नहीं किया सत्येंद्र जैन ने। अब एक ईडी के मामले में आपने फंसा के रखा हुआ है उनको। अब बाद में जब वो मामला कोर्ट में जब आगे बढ़ता है तो आप कहते हैं नहीं, हमें न्यायालय पसंद नहीं है, दूसरे न्यायालय में हम जाएंगे, वहां पे हम जांच कराएंगे। आप मुझे बताइए कि आज ईडी को लेके संजय रावत के मामले जो फैसला हुआ है वो तो तमाचा मारने वाला है सरकार की व्यवस्था पे। लेकिन संजय राउत ने एक बड़ा बयान दिया है, मैं कुछ देर में वो बयान भी सुनाऊंगा। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। 100 दिन तक जबरदस्ती गिरफ्तार करके रख दिया गया। जी सुधांशु त्रिवेदी, आप बताइए, कहते हैं कि आप जबरदस्ती वाला काम कर लेते हैं, आप जबरदस्ती वाला काम कर लेते हैं और अफसरों को उनके साथ नहीं सटने दे रहे, काम नहीं करने दे रहे हैं। और संजय राउत का भी एग्जांपल दिया क्विकली। नहीं, मैं खत्म कर दूं अमित जी। जी एक अंतिम बात जी संजय जी। एक एलजी महोदय ने सुंगलू कमेटी बना के 400 फाइलों की हमारी जांच कराई, बोले बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हो गया, बाद में कह दिया कुछ नहीं निकला। तो अगर आपकी मंशा सिर्फ दिन रात अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार को तंग करने की है, शिक्षा के, स्वास्थ्य के, बिजली के, पानी के मॉडल को बाधित करने की है, सीसीटीवी कैमरे लगाने और मोहल्ला क्लिनिक लगाने के अभियान को रोकने की है, तो इसमें मैं क्या कह सकता हूं? मुझे तो आपकी सोच पर दया आती है, आप चुनाव में भी आपके विचारों पर दया आती है। सुधांशु त्रिवेदी, आप पर दया आ रही है राजनीतिक आम आदमी पार्टी को, यानी बीजेपी पर दया आ रही है। ओके, जवाब ले लेते हैं, संक्षेप में बोले, मेरा निवेदन है। देखिए, वास्तविकता में दयनीय स्थिति तो इन्होंने दिल्ली की कर दी है। दयनीय स्थिति तो दिल्ली का मॉडल हो गया है। जब इन्होंने बात कही तो मुझे याद आता है कि, याद करिए, अभी सत्येंद्र जैन जी की जो इन्होंने बात कही, ये वो पार्टी है ना, आम आदमी पार्टी, जो कहती हम नई राजनीति लेके आएंगे। और नई राजनीति ये लेके आए जो पार्टी कहती थी आरोप लगते इस्तीफा देना चाहिए, वो मुकदमा चलने के बाद, जेल में रहने के बाद भी व्यक्ति मंत्री है। अरे ममता बनर्जी ने तो कम से कम अपने मंत्री को जब उनके यहां कुछ बरामद हो गया तो हटा दिया, मगर ये तो वो भी नहीं हटा रहे हैं। तो मुझे क्या याद आया, याद करिए, जब बिहार में लालू यादव जी जेल गए थे, मैं अपनी बात पूरी कर लूं जी संजय। अब देखिए, जो एक नई बात निकल के आई है
कि जेल से धमकी फिरौती जाने क्या क्या चल रहा है। मुझे याद आ रहा है जब जेल में लालू प्रसाद यादव जी जेल गए थे तो वो एक शब्द बोले थे, उन्होंने कहा था अब आप कैसे, अभी तक तो राज कर रहे थे तो कहते हम जलवे से राज करेंगे। तो उन्होंने कहा मतलब क्या जेल से, कहने मतलब जलवे से राज करेंगे, मगर वो एक्सेंट में ऐसा था कि जेल से राज करेंगे। उस समय तो इस बात का मजाक उड़ाया गया था, बताइए जलवे से राज कर रहे हैं इनडायरेक्टली पत्नी को बैठा के, यहां तो डायरेक्ट जलवे से राज हो रहा है। और इससे ज्यादा मुझे आश्चर्य तब हो रहा है जब राजद के शासनकाल में बिहार में और सपा के शासनकाल में उत्तर प्रदेश में यह बातें सुनने में आती थी कि जेल से कोई फिरौती दे रहा है, जेल से कोई धमकी दे रहा है, जेल के अंदर बैठ के कोई सुविधा दिलाने की बात कर रहा है। आज इस प्रकार की बातें आने लगी कि धमकी, फिरौती, सुविधाएं, ये दिल्ली का मॉडल ये कहां पहुंचा दिया। वो यही मॉडल लेके तो दिल्ली वो कह रहे हैं कि हमारा मॉडल तो गुजरात में भी हिट होगा। ठीक है, वो कह रहे हैं हमारा मॉडल गुजरात में भी हिट हो जाएगा। यही तो मैं कह रहा हूं, दिल्ली को दयनीय स्थिति में पहुंचा दिया। जी ओके, संजय सिंह संक्षेप में परिस्थिति पे आ रही है आम आदमी पार्टी। जी सुधांशु जी, संजय जी संक्षेप में आपने दिल्ली को दयनीय स्थिति में पहुंचा दिया है। शराब घोटाले का मॉडल लेकर आप गुजरात जाएंगे तो क्या कर पाइएगा? सुकेश चंद्रशेखर वाला वसूली वाला मॉडल लेकर आप गुजरात जाइएगा तो क्या कर पाइएगा? क्योंकि आरोप बड़े बड़े हैं। सुकेश चंद्रशेखर की चिट्ठी बहुत बड़ी है और उसमें बहुत गंभीर आरोप है कि पैसा वसूली हुआ, वसूली के बाद उनको धमकियां आ रही हैं, वो अपनी पत्नी और अपनी सिक्योरिटी चाहते हैं, वो चाहते हैं वो दिल्ली से बाहर चले जाएं, दिल्ली की जेल से। क्या आपको लगता नहीं है ये वाकई आम आदमी पार्टी पर गंभीर आरोप लग रहे हैं? और ये कोई तीसरा आदमी लगा रहा है, ये बीजेपी नहीं लगा रही, ये सुकेश चंद्रशेखर लगा रहा है। ठीक है, ठीक है, ये हर दिन जो आरोप खेलते हैं अमीश जी, और ये इनकी हालत जानते हैं क्या हो गई अमीश देवगन जी? भेड़िया आया भेड़िया आया भेड़िया आया वाली इनकी हालत हो गई। अब इनकी बात पे कोई यकीन ही नहीं कर रहा है, इनकी बात पर कोई यकीन नहीं कर रहा है, किसी भी इनके आरोप पर लोग यकीन नहीं कर रहे हैं। और एक ही उदाहरण देके इनकी बात को खत्म करूंगा। एक भ्रष्टाचार का आरोप लग गया हम लोगों के ऊपर। हमारे छपास की बीमारी से पीड़ित एलजी साहब ने एक आरोप लगाया, वो बोले बसों को खरीदने में महाभ्रष्टाचार हो गया। आप लोगों ने टीवी पे डिबेट शुरू कर दी, बोले भाई बसों को खरीदने में महाभ्रष्टाचार कहां हुआ? तो बोले बस तो खरीदी ही नहीं गई, तो भ्रष्टाचार कहां हुआ? तो छपास की बीमारी के कारण कई बार इस प्रकार की गलतियां ये लोग करते हैं। और अभी क्या गंभीर गलती कर दी इन लोगों ने? दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी एक महाठग के चरणों में बैठी हुई है, कह रही है हुजूर हमें बचा लीजिए, सुकेश भाई हमें बचा लीजिए, गुजरात में हम चुनाव हार रहे हैं, हमको सहारा दीजिए, सहारा दीजिए। वो महाठग मालूम है आपको अमेश जी? देश के गृह मंत्री के नाम पर 230 करोड़ रुपए का घोटाला करता है। वो महाठग 230 करोड़ रुपए की ठगी किसके नाम पे करता है? भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी और उनके मंत्रालय और उनके अधिकारियों के नाम पे, भारत के कानून मंत्रालय के नाम पे चिट्ठी लिखी है। बीजेपी कह रही है उस महाठग को ठग लिया आम आदमी पार्टी ने। उस ठगी कर, अरे भाई उस ठगी करने वालों के चरणों में लोग बैठे हुए हैं, ये ठगी करने वालों के चरणों में बैठे हुए हैं। आप कह रहे मतलब अगर दाऊद इब्राहिम कोई आरोप लगाए, ओसामा बिन कोई आरोप इनकी हालत ये हो गई है कि ओसामा बिन लादेन अगर कोई आरोप लगाए, कोई आरोप अबू सलेम लगाए, कोई आरोप नटवर लाल लगाए ऊपर से आसमान से, तो उसको लेके मुद्दा बना देंगे, चिट्ठी जारी कर देंगे। इनकी तो हालत ये हो गई, मुझे तो दया आ रही है। प्रशासन ने सबसे बड़ी पार्टी एक महाठग के चरणों में। तिहाड़ जेल पे बड़ी कार्रवाई भी हुई है, वहां के जेलर को भी शिफ्ट तो 230 करोड़ रुपए गृह मंत्री जी के नाम पे जो लिया सुधांशु त्रिवेदी, किसको कोई भी नटवर लाल आरोप लगाएगा, इन्होंने तो बड़े बड़े नाम लिए, उसका जवाब सुधांशु त्रिवेदी। किसको मिला? ठीक है सुधांशु त्रिवेदी, जवाब। कोई भी नटवर लाल आरोप लगाएगा तो आप राजनीति करेंगे, आप चरणों में बैठे हुए हैं उसके। नहीं, ये आम आदमी पार्टी का आरोप। ये कहते हुए भूल जाते हैं, अरे भाई नटवर लाल तो छोड़िए, आप तो आतंकवाद के आरोपियों द्वारा लगाए गए आरोपों को सत्य मानते थे। बटाला हाउस इनकाउंटर तो दिल्ली का किस्सा है, जहां पे कि पुलिस और प्रशासन ये कहता है कि वो आतंकवादी थे, आप लोग लगता नहीं आतंकवादी नहीं थे। आतंकवाद का आरोपी जो कहे वो सच है। जनाब जो कुछ हुआ है दिल्ली में सुकेश चंद्रशेखर की चिट्ठी के बाद, तो मुझे वो मसल याद आती है अमीश जी, ऐसा कोई बचा नहीं जिसको मैंने ठगा नहीं। ये केजरीवाल जी के ऊपर लागू होता है, और दिल्ली की जनता को छोड़िए, महाठग भी बचा नहीं। बताइए महाठग को ठग लेने की क्षमता रखने वाली यह अद्भुत पार्टी है
जिसने किस किस प्रकार के मायावी रूप धारण करके दिल्ली की जनता को ठगा, अब ये सुकेश को भी ठगने में सफल हो गए और धमकाने में भी सफल हो गए। देख, सब अपराधी को धमका ले जाते हैं। अभी तक तो पहले हम लोग यही सुने थे कि भाई इनके चीफ सेक्रेटरी ने आरोप लगाया था कि मुख्यमंत्री आवास से बुला के उनके साथ मैन हैंडलिंग की गई, उनके साथ बदतमीजी की गई। वहां तक तो ठीक है, वो तो धमका रहे थे। मुख्यमंत्री कार्यालय से लेके जेल के अंदर तक धमकाने का खेल चलता है, जनता को ठगने से लेके। और ठगी क्या होती है अमीश जी, मैं बताना चाहता हूं, ये जिसको मुफ्त बिजली का बिल कहते हैं ना, ये जीरो का बिल आता है। ये जीरो का बिल हकीकत में तो बिजली का बिल आना चाहिए था, उसका पैसा पे होना चाहिए था, पर ये जीरो बिजली का बिल आता है और फिर वो कंपनी के अकाउंट में आपके नाम की पर्ची कट के कितना चला जाता है आपको पता ही नहीं लगता है। ये तो ऐसी बढ़िया ठगी की व्यवस्था है। शराब में आप देखिए ऐसी बढ़िया ठगी की व्यवस्था कि 18% सॉरी बिजली में लेट फी का टैक्स वसूला जाता है और सरकार को 12% दिया जाता है। शराब में जो हुआ, इतनी शराब बिक गई और राजस्व घट गया। ठीक है, जवाब बताया जाए, बिजली हो या शराब घोटाले पर आते हैं या स्वास्थ्य का मामला, जी दिल्ली की जनता अपने को ठगा हुआ महसूस कर रही है। ठीक है, आपने एक लगातार बीजेपी कह रही है कि शराब का घोटाला हुआ है और इस शराब घोटाले को लेकर ही आम आदमी पार्टी फंसी हुई है, इसलिए तिल मिलाई हुई है, इसीलिए आम आदमी पार्टी जो है वो बार बार बहाने खोज रही है। आज भी गिरफ्तारियां हुई है खासतौर पर शराब घोटाले के अंदर, इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि ईडी का बड़ा एक्शन हुआ है, 2 कारोबारियों को अरेस्ट कर लिया है। क्या आपको लगता है कि वाकई ये मामला सनसनीखेज है और भारतीय जनता पार्टी इसको कैश करने की पॉलिटिकली कोशिश कर रही है एमसीडी चुनावों से पहले? योर टेक संजय सिंह। देखिए अमीश जी, मैं फिर कह रहा हूं, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी पे मुझे दया आ रही है कि एक महाठग के चरणों में बैठी हुई है। लेकिन अभी सुकेश की जो चिट्ठी आई है उसको राजा सत्यवादी हरीशचंद्र की संज्ञा दे रहे हमारे मित्र डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी से मैं कहना चाहता हूं कि आज आप मान लीजिए कि उसकी बातें सच है, तो आप मुझे बताइए कि 230 करोड़ रुपए जो अमित शाह जी के नाम पे, गृह मंत्री जी के नाम पे ठगी की गई, उनके मंत्रालय के नाम पे, कानून मंत्रालय के नाम पे ठगी गई, वो पैसा कहां है? उसका हिस्सा जवाब लेते हैं। ओके सुधांशु, जवाब। इस महाठग से आपका क्या गठबंधन है? एक सेकंड अमीश जी, मैं पूरा कर लूं। जी। इस महाठग से आपका क्या गठबंधन है कि वो एलजी को चिट्ठी लिख रहा है, हमारी जान को खतरा है, दूसरे राज्य में भेज लीजिए, हमें वहां पर ठगी करनी है। अरे भाई, दूसरे राज्य में क्यों भेजोगे? उस सुकेश चंद्रशेखर को उठाइए, भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता जाएं जेल के अंदर, जाकर जेल से उसको बीजेपी दफ्तर में लेके आइए। आप कह रहे हैं कि ओके, जवाब लेते हैं सुधांशु त्रिवेदी। जवाब में बैठकर, उसके चरणों में बैठकर प्रार्थना कीजिए कि हे महाठग हमें बचाओ, हे महाठग हमें उसके ओके सुधांशु जी, जवाब। हमने कहां रोका है? जवाब। फिर मैं शराब वाले मामले पर आता हूं। देखिए मैं कहना चाहता हूं, इनका जो ठगी की प्रतिभा है 230 करोड़ कहां पर है? ये अपराधियों तक नहीं है जो मैं उसी बिंदु पर जिसको सत्यवादी हरिश्चंद्र कहा जाता था उसको भी तो ठग चुके हैं आप। चाहे अपराधी हो सुकेश या सत्यवादी हरिश्चंद्र, किसके लिए कह रहा हूं? आपके वैचारिक अधिष्ठान के प्रणेता अन्ना हजारे, उनको तो सत्यवादी मानते हैं ना। वो चिट्ठी लिख चुके हैं केजरीवाल जी को और चिट्ठी का भाव साफ है कि आपने उनके विचारों का, उनकी आंदोलन को ठग लिया। ये तो सत्यवादी से लेके अपराधी तक आपकी ठगी की कहानी बता रहे हैं। और फिर इतना ही नहीं जनाब, आपके साथी तक बताते हैं। प्रशांत भूषण से पूछिए, तो शांति भूषण से पूछिए, तो योगेंद्र यादव से पूछिए, तो किरण बेदी से पूछिए और कुमार विश्वास से पूछिए। एक आम आदमी पार्टी का सुधांशु त्रिवेदी, एक आम आदमी पार्टी का लगातार आरोप है कि गुजरात की लड़ाई दिल्ली के मुद्दे उठाकर लड़ी जा रही है। गुजरात की लड़ाई में शराब नीति को ढाल बनाया जा रहा है, गुजरात की लड़ाई में सुकेश चंद्रशेखर को ढाल बनाया जा रहा है। 30 सेकंड में इसका जवाब। आम आदमी पार्टी का यह आरोप है, फिर मैं संजय सिंह के पास जाता हूं। देखिए 30 सेकंड। मैं यह बात बिल्कुल गंभीरता से कहता हूं, गुजरात की लड़ाई गुजरात के मुद्दे पे होनी चाहिए। पर जो पार्टी ये कहती है कि गुजरात की लड़ाई दिल्ली के मॉडल पे लड़ी जा रही है, जी, तो फिर दिल्ली के मॉडल पे चर्चा क्यों नहीं होगी? सिंपल सी बात है। ठीक है, आपके बीजेपी कह रही है कि आप गुजरात मॉडल, केंद्र का चुनाव लड़ा 2014। जी सुधांशु, कंप्लीट योरसेल्फ, 10 सेकंड। जैसे हम लोग 2014 में गुजरात मॉडल की बात करते थे और देश में हम कहते थे हमने गुजरात में किया, जनता ने हमको विश्वास दिया। अब ये गुजरात में आके दिल्ली मॉडल की बात कहते हैं। ठीक है, गुजरात मॉडल बनाम दिल्ली मॉडल। ब्रेक के बाद आ रहा हूं मैं
आर पार के अंदर आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम। लेकिन ब्रेक के बाद एक बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि संजय राउत का दिल बदल रहा है। दिल बदला है या कुछ और बदल रहा है, ब्रेक के बाद बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी। को लेकर पंजाब में सख्त नियम बनाए गए, लेकिन इसकी कोई परवाह नहीं। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में फीस बढ़ोतरी के खिलाफ एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने धरना दिया। विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर फीस बढ़ोतरी को वापस लेने की मांग की। प्रदर्शनकारी छात्रों ने बीएचयू के सिंहद्वार के सभी छोटे बड़े गेट बंद कर दिए और धरने पर बैठकर कुलपति चीफ प्रॉक्टर से बढ़ी हुई फीस वापस लेने की मांग कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के सांबा में 2 बसों की टक्कर में 3 लोगों की मौत, 10 से 12 लोग घायल। हादसा जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे पर हुआ। बताया गया कि जम्मू से हरिद्वार जा रही एक बस पंजाब रोडवेज की बस के साथ टकराई, जिसमें 10 से 15 लोग थे, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान 3 लोगों की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में भीषण सड़क हादसा हुआ। पुलिस की गाड़ी और गन्ने से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली टकरा गई। गाड़ी में सीओ समेत 3 पुलिसकर्मी सवार थे। तीनों की हालत नाजुक है। तीनों को लखनऊ के लिए रेफर किया गया। हादसा नीमगांव के पास सिकंदराबाद में हुआ। गाजियाबाद की हाउसिंग सोसाइटी में 3 साल के बच्चे पर कुत्ते ने हमला किया, गंभीर रूप से घायल हो गया बच्चा। घटना को लेकर बच्चे के परिजन समेत सोसाइटी के लोगों ने सड़क पर जाम लगा दिया, हंगामा करने लगे, जिसकी वजह से सड़क पर दोनों तरफ लंबा जाम लग गया। मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने कार्रवाई को लेकर आश्वासन दिया। बिहार के खगड़िया में एक दिल दहला देने वाला वीडियो आया। सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड वीडियो में चलती ट्रेन से उतरने की कोशिश कर रही एक बुजुर्ग महिला प्लेटफॉर्म पर गिर गई। मौके पर स्टेशन पर तैनात आरपीएफ ने जवान ने पलक झपकते ही महिला यात्री को खींच लिया, जिससे उसकी जान बच गई। पूरी घटना कैमरे में रिकॉर्ड। उत्तर प्रदेश के आगरा में घर के बाहर से स्कूटी चोरी का मामला सामने, जिसमें आदमी एक घर से बाहर से स्कूटी में चाबी लगाकर उसे स्टार्ट करता हुआ नजर आया। चोरी की वारदात वहां कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। चोरी की वारदात आगरा के सिकंदरा थाने की है। यूपी के कासगंज से अजीबोगरीब मामला सामने आया, जहां पत्नी से नाराज एक आदमी मोबाइल टावर पर चढ़ गया। जैसे ही आदमी के मोबाइल टावर पर चढ़ने की खबर फैली, लोगों की भीड़ जमा हो गई। करीब 2 घंटे तक ड्रामा चलने के बाद पुलिस ने समझा बुझाकर आदमी को नीचे उतारकर उसे हिरासत में लिया। बताया गया कि मोबाइल फोन छीने जाने से नाराज होकर वो टावर पर चढ़ गया था। पंजाब पुलिस की एक बेहद गोपनीय रिपोर्ट और संवेदनशील एफआईआर में हिंदू नेताओं की हत्या और पंजाब और देश के कई शहरों में देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने के प्लान का पर्दाफाश हुआ। एफआईआर की कॉपी है, जिसमें 10 आतंकवादियों के नाम हैं जो पाकिस्तान आईएसआई की मदद करते हैं और इन्हें आईएसआई की तरफ से देश के हिंदू नेताओं की हत्या करने का टास्क सौंपा गया। अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक रिफाइनरी में भीषण आग लग गई, जिसका एक वीडियो सामने आया, जिसमें आसमान को छूती आग की लपटें दिखाई थी। भीषण आग ने पूरी रिफाइनरी को चपेट में ले लिया। मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका। गुजरात चुनाव के लिए बीजेपी के प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी गई, जिसमें कुल 160 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को पार्टी ने घाटलोड़िया से प्रत्याशी बनाया। क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी रेवाबा जडेजा को जामनगर उत्तर सीट से प्रत्याशी बनाया गया। हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव प्रचार के आखिरी दिन बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी। पालमपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक बड़ी रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा, डबल इंजन की सरकार ने प्रदेश के विकास को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया, आगे भी विकास के काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। हिमाचल प्रदेश में आज प्रचार के आखिरी दिन बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कई रैलियां की। कांगड़ा के फतेहपुर में नड्डा ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला और रैली को संबोधित करते हुए प्रदेश के विकास के लिए डबल इंजन सरकार को जरूरी बताया। इस दौरान उन्होंने महिला शक्ति को बढ़ाने पर विशेष जोर भी दिया। हिमाचल में प्रचार के आखिरी दिन यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे। शिमला में रैली के दौरान योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा कि अब ये हालात हो गए हैं कि लोग कांग्रेस को वोट देने लायक पार्टी नहीं समझते। उन्होंने जम्मू कश्मीर में धारा 370 के मुद्दे को भी दोहराया। जैकलीन फर्नांडिस की जमानत याचिका पर पटियाला कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। कल कोर्ट फैसला सुना सकती है। बता दें कि एक्ट्रेस को बीते महीने पटियाला उच्च न्यायालय में 22 अक्टूबर को पेश किया गया था, जहां कोर्ट ने उन्हें राहत देने उनकी अंतरिम जमानत को 10 नवंबर तक बढ़ा दिया था, जिसके बाद आज सुनवाई पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया।
उत्तर प्रदेश फिरोजाबाद में स्कूल के जाने के लिए सड़क पार कर रही छात्रा को डंपर ने रौंद दिया। सड़क हादसे में छात्रा की मौत हो गई, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने सड़क को जाम कर दिया, हंगामा किया। उसके बाद घटनास्थल पर पहुंची पुलिस की टीम पर गुस्साए लोगों ने पथराव किया। हालांकि पुलिस ने मामला शांत करवाया। यूपी के ललितपुर जिले में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। एक गाड़ी ने 2 लोगों को रौंद दिया, मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद लोगों ने मौके पर पहुंचकर जमकर हंगामा किया। यूपी के आगरा जिले में रिश्वत लेने का एक वीडियो सामने आया। आरोप है कि बिजली विभाग ने क्लर्क ने ग्राहक से कनेक्शन के लिए रिश्वत की मांग की थी। जयपुर के करधनी इलाके में एक प्रॉपर्टी डीलर पर कुछ बदमाशों ने जानलेवा हमला किया, जिसके बाद प्रॉपर्टी डीलर की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक कुछ बदमाश 2 गाड़ियों में सवार होकर आए और प्रॉपर्टी डीलर पर बीच सड़क पर हमला कर दिया, जिसकी सारी घटना वहां लगे कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। उत्तर प्रदेश के हाथरस में कूड़ा उठाने वाले टेम्पो में अचानक से आग लगने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद आग देखते ही देखते आसपास में पड़े कूड़े में भी लग गई। आग की लपटों में झुलसकर सफाई कर्मी बुरी तरीके से जल गया। हालांकि फायर ब्रिगेड की टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पाया। आनन फानन में इलाज के लिए सफाई कर्मी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। एक तरफ दिल्ली एनसीआर में लोगों का सांस लेना मुश्किल हो रहा है, तो वहीं पंजाब में पराली जलाने की घटना कम होती नहीं दिख रही। पिछले साल की तुलना में इस साल पराली जलाने के मामले बढ़े हैं, लेकिन पराली से होने वाले प्रदूषण को लेकर पंजाब में सख्त नियम बनाए गए, लेकिन इसकी कोई परवाह नहीं। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में फीस बढ़ोतरी के खिलाफ एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने धरना दिया। विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर फीस बढ़ोतरी को वापस लेने की मांग की। प्रदर्शनकारी छात्रों ने बीएचयू के सिंहद्वार के सभी छोटे बड़े गेट बंद कर दिए और धरने पर बैठकर कुलपति चीफ प्रॉक्टर से बढ़ी हुई फीस वापस लेने की मांग कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के सांबा में 2 बसों की टक्कर में 3 लोगों की मौत, 10 से 12 लोग घायल। हादसा जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे पर हुआ। बताया गया कि जम्मू से हरिद्वार जा रही एक बस पंजाब रोडवेज की बस के साथ टकराई, जिसमें 10 से 15 लोग थे, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान 3 लोगों की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में भीषण सड़क हादसा हुआ। पुलिस की गाड़ी और गन्ने से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली टकरा गई। आप देख रहे हैं आर पार। इस समय की बड़ी खबर है, इस समय की बड़ी न्यूज स्टोरी है। शिंदे सरकार फैसला अच्छा ले रही है, यह कहना है संजय राउत का, तो जेल से छुट के आए हैं। देवेंद्र फडणवीस से मैं मुलाकात करने जा रहा हूं, यह भी कहा है अगले कुछ दिनों में उनसे मैं मुलाकात करूंगा। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री से अमित शाह से भी मुलाकात मैं करूंगा, यह कहा है। जेल से निकल के संजय राउत के सुर बदले हैं, बड़ा बयान दिया है संजय राउत ने। यह भी कहा है कि मैं दिल्ली जाकर प्रधानमंत्री से मिलूंगा, वो देश के गृह मंत्री हैं अमित शाह, उनसे भी मुलाकात करूंगा। ये महाराष्ट्र है और महाराष्ट्र में एक दूसरे से हमेशा मिलना होता है। राजनीति में महाराष्ट्र की कटुता आ गई है, वो कटुता कम होनी होगी, ये कहा है, ये कटुता कम होनी होगी। बड़ी स्टेटमेंट है संजय राउत की। महाराष्ट्र की राजनीति में इस स्टेटमेंट को बहुत बड़े तरीके से आंका जा रहा है। देखते हैं संजय राउत ने क्या बोला है। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस जी ने कुछ निर्णय अच्छे लिए हैं। मैं 2-4 दिन में राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी को भी मिल रहा हूं। मैं दिल्ली में जाकर प्रधानमंत्री से मिलूंगा और अमित शाह साहब से मिलूंगा, गृह मंत्री है देश के। ये महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में एक दूसरे से मिलना ये हमेशा होता है। जो कटुता है हमारे महाराष्ट्र में बढ़ गई, वो कम होनी चाहिए। जो कटुता है वो कम होनी चाहिए। संजय सिंह आम आदमी पार्टी के सांसद मेरे साथ हैं, सुधांशु द्विवेदी भारतीय जनता पार्टी के सांसद और प्रवक्ता मेरे साथ हैं। संजय सिंह, मैं आपका रुख करता हूं। कटुता कम करने की बात कर रहे हैं संजय राउत, और संजय सिंह जी, आप कटुता को कम कर रहे हैं या आप कटुता को बढ़ा रहे हैं? सुर बदल गए हैं। देखिए, मैं कहता हूं कोई भी व्यक्ति होगा वो यही कहेगा, कोई भी समझदार आदमी होगा वो यही कहेगा कि भाई कटुता कम होनी चाहिए। कटुता कौन सी अच्छी चीज है जो बढ़नी चाहिए? सही बात है। लेकिन इसी स्टेटमेंट में जब आप पहले सुनेंगे, मैंने पूरा बयान सुना उनका, इसी स्टेटमेंट में उन्होंने बोला कि भाई इतना पॉलिटिकल वेंडेटा बढ़ गया है, इतना राजनीतिक विद्वेष के कारण कार्रवाइयां हो रही हैं, जितना आजादी के बाद से लेकर आज तक कभी नहीं हुआ, जितना अंग्रेजों के शासन में भी नहीं हुआ। आप बताइए, एक राज्यसभा सांसद को, संजय रावत जी को आपने 100 दिन जेल में सड़ा दिया और जमानत मिल रही है, तो
तो लिखा जा रहा है जज के द्वारा कि उनको अवैध रूप से गिरफ्तार किया गया था। और कौन यह काम कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी की सबसे प्रिय संस्था ईडी, जो 8 वर्षों में 3000 छापे मारती है और जिसका है संजय राउत पे पात्राचौल घोटाले का ईडी ने दोबारा अप्रोच करा। अगर आप पूरा कन्विक्शन रेट है ईडी का, इंटरेस्टिंग है। जी संजय जी। नहीं, मैं कह रहा हूं कि ईडी का कन्विक्शन रेट जो है वो मात्र 0.5% है। 3000 छापे मारे हैं 8 साल में उन्होंने। तो आप अगर मोदी जी के जीवन की उपलब्धि और भारतीय जनता पार्टी के जीवन की उपलब्धि यही मानते हैं कि विपक्ष के लोगों को गिरफ्तार करो, उनको जेल में डालो, उन पे फर्जी मुकदमे लगाओ, उनको डराओ, विधायक को तोड़ो, मंत्रियों को तोड़ो, अगर आपकी पार्टी की सबसे बड़ी उपलब्धि और आपकी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि आप यही मानते हैं तो आप कीजिए। बाकी कोई भी समझदार आदमी होगा तो वो कहेगा राजनीतिक कटुता कम होनी चाहिए, अच्छी बात है। भारत के स्वस्थ लोकतंत्र तो तारीफ भी कर रहे हैं सीएम और डिप्टी सीएम। ठीक है, ओके, बढ़ाता कौन? सुधांशु त्रिवेदी देवेंद्र फडणवीस ने भी कुछ दिन पहले बोला था कि महाराष्ट्र की राजनीति में जो कटुता आ गई है उसको मैं स्वयं कम करूंगा। उन्होंने भी बयान दिया था। देखिए, कटुता कम होनी चाहिए, वो तो एक विषय है, पर कटुता आई कहां से? कटुता तो वहां से आई है जो, याद करिए, मोदी जी के विरुद्ध क्या कहा गया था कि बोटी बोटी काट डालूंगा। ऐसे बयानों पर भी लोग परोक्ष रूप से समर्थन करते थे। 2 महीने पहले की बात है, मौत की कामना और मौत के प्रकार तक बताए गए थे, मौत का सौदागर तक बताया गया था। और जब आम आदमी पार्टी पहला चुनाव लड़ रही थी तो दिल्ली के ऑटो पे लिखा रहता था, शीला दीक्षित जी और केजरीवाल जी की फोटो लगा के, ईमानदार या बेईमान। इस ढंग से कठोर कटु शब्दों का प्रयोग मौत के सौदागर से लेकर वहां तक, उसने भारत की राजनीति के वातावरण को बहुत विषाक्त कर दिया है। और निश्चित रूप से उस अमृत काल में हमें उस विष से बाहर निकलना चाहिए। यह एक अच्छी बात होगी और इसके लिए किसी भी प्रकार का प्रयास किसी भी दल की तरफ से हो तो वो एक सकारात्मक होना चाहिए। परंतु अभी संजय जी ने कहा कि उन्होंने पूरा बयान सुना है और उनका कहना है कि जितना वेंडेटा के साथ काम हो रहा है इतना तो आजादी के बाद कभी नहीं हुआ। मुझे लगता है कि संजय जी भावनाओं में बहकर कुछ ज्यादा बोल गए, क्योंकि आजादी के बाद वह आपातकाल लगा था मान्यवर, जिसमें एक राज्यसभा सांसद नहीं, सारे सांसद जेल में थे, सारा विपक्ष जेल में था, मुख्य विपक्षी दल जेल में थे। और आज की पीढ़ी, वैसे तो हम लोगों की भी वो बहुत पहले की बात है, होश संभालने से पहले की बात है, परंतु मैं ये बता दूं उन पे चार्जेस कौन से लगे थे? नॉर्मल चार्जेस नहीं लगे थे। जैसे आज रासुका या एंटी टेरर एक्ट होता है, मीसा और डीआईआर में बंद थे, जो आज की डेट में यूएपीए और आतंकवाद निरोधी देशद्रोह के कानूनों के समकक्ष लगे थे। यानी अगर यह होता कि आरोपी चुनाव नहीं लड़ सकता तो कोई विपक्ष का चुनाव ही नहीं लड़ पाता। अंग्रेजों के जमाने तक से आपने कंपेयर कर दिया, जबकि आज तो यथार्थ यह है कि हमारी सरकार को जितने प्रकार की अभद्र और शब्दों का प्रयोग, जिस स्वतंत्रता नहीं स्वच्छंदता के साथ सरकार और प्रधानमंत्री जी के खिलाफ करने का मौका मिलता है विपक्ष को, मेरे विचार से यह अंग्रेजों के जमाने से लेकर स्वतंत्र भारत के इतिहास में कोई ऐसा उदाहरण। ठीक है, राजनीति में कटुता कम करने की जिम्मेदारी तो हर नेता की है, हर नेता की है, और आप दोनों तो सांसद हैं, आपकी ज्यादा है। तो मेरा तो निवेदन रहेगा कि कटुता को कम करिए और बेहतर संवाद होगा तो हमको भी बेहतर मौके मिलेंगे सवाल पूछने के और पब्लिक को बेहतर मौके मिलेंगे जवाब सुनने के। तो मेरा तो निवेदन है कि जो संजय राउत ने बात बोली है और जो पहले देवेंद्र फडणवीस ने बात बोली है वो बेहतर बात है, उसमें इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए। इस बात को तो यही विराम देते हैं, लेकिन अब मैं विषय पर आता हूं क्योंकि विषय भी महत्वपूर्ण है ये बहुत। संजय सिंह जी, आप बार बार गवर्नेंस मॉडल की बात करते हैं। आपका 8 साल का शासन है तकरीबन दिल्ली के अंदर, आपका 7 महीने का शासन है पंजाब के अंदर। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों एक स्वर में यही कहती हैं कि आपका एक मॉडल दिल्ली में देखा जहां पर सांस लेने की तकलीफ हो रही है, एक मॉडल पंजाब में देखा जहां सुरक्षा व्यवस्था चरमरा सी गई है। इन आरोपों का जवाब कैसे देंगे और इन मॉडल को लेकर आप पर कैसे भरोसा करेगी गुजरात की जनता या फिर हिमाचल की जनता? योर पॉइंट सर, या फिर एमसीडी चुनाव में? बिल्कुल जवाब दूंगा, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण विषय, मैं बिल्कुल जवाब दूंगा, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण विषय हमारे मित्र सुधांशु जी ने उठाया था तो उसका जवाब देना जरूरी है। राजनीतिक कटुता की भाषा तो यह है कि 2015 के चुनाव में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा
अरविंद केजरीवाल तो नक्सलवादी है, उसको जेल में डाल देना चाहिए। फिर अभी 2022 का चुनाव जब हुआ पंजाब के अंदर, तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा अरविंद केजरीवाल तो आतंकवादी है। अब और आगे आ जाइए, जब दिल्ली का चुनाव 2020 का हुआ तो हमारे देश के पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी और इनके एक सांसद जी ने अरविंद केजरीवाल को आतंकवादी कहा। और स्वर्गीय शीला दीक्षित जी अब हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके बयानों को मैं कोट कर रहा हूं। उन्होंने कहा था गंदी नाली के कीड़े हैं ये लोग। कैसी कैसी भाषा को बोलूं जो आपके टीवी चैनल पे बोल नहीं सकता। इनके एक केंद्रीय मंत्री ने यही दिल्ली के चुनाव में 2015 में कहा था, अमीश जी ये लोग रामजादे हैं, या अगला शब्द मैं आपके चैनल पे बोल नहीं सकता। आप हमें भाषा सिखा रहे हैं, आप हमें राजनीतिक कटुता कैसे कम करनी है वो सिखा रहे हैं। आपके तो मन में, दिल में, दिमाग में, मस्तक में, वाणी में हर जगह कटुता भरी हुई है। सुधांशु जी को मैं उस श्रेणी में नहीं मानता, आप संयमित तरीके से बात करते हैं, लेकिन अपने नेताओं की भाषा सुनिए। गिरिराज सिंह जी से लेके और प्रधानमंत्री जी से लेके तमाम जो आपके नेता हैं, संबित पात्रा आपके ही चैनल पे एक कार्यक्रम में बोले हिंदू काटे जाएंगे। बताइए ये भाषा है इनकी? घर में घुस के बलात्कार होगा बहु बेटियों का। तो इस प्रकार से नफरत की भाषा बोलना अगर आप लोग कम करेंगे तो राजनीतिक कटुता भारत की राजनीति में कम होगी, मैं ये कहना चाहता हूं। और दूसरी बात आपने मॉडल की वो बहुत महत्वपूर्ण है। एक सेकंड देखिए, लंबा बोला। सुधांशु जी हाथ खड़ा कर रहे हैं, वो कुछ जवाब देना चाह रहे हैं। 30 सेकंड सुधांशु जी, फिर इस टॉपिक को विराम देते हैं और गवर्नेंस मॉडल की बातें पे आते हैं जो कि महत्वपूर्ण है। जी देखिए, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जो आतंकवादी शब्द आपने कहा वो हमने नहीं कहा था, आपके संस्थापक सदस्य कुमार विश्वास ने आपके ऊपर यह आरोप लगाया था कि आप लोग जो हैं वो आतंकवादी शक्तियों के साथ मिले हुए हैं, राष्ट्र विरोधी शक्तियों के साथ मिले। तो ये जो भी आरोप था ये वो आपकी तरफ से था, हमारी तरफ से नहीं था। और जहां तक आप ये बात कह रहे हैं कटुता की भाषा का प्रयोग करने का, तो अब हम इसके लिए क्या क्या बातें बोले, आपने एक याद दिलाना चाहता हूं। जब आप लोग एक आंदोलन थे और सरकार में राजनीति में नहीं आए थे तो क्या कहा था? सारी संसद चोर है। बताइए, ये शब्द सौहार्दपूर्ण था, ये मिठास का था, ये कटुता। सारी संसद चोर है। और आज ये ठीक है, लोकसभा में आपके नहीं, राज्यसभा में तो आपके 4-5 सांसद हैं, और आज उसी संसद में आने के लिए तमाम प्रकार के मतलब आपके लोग जतन करने में लगे हैं। लोकसभा में भी आ गए, राज्यसभा में भी आ गए। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं कटुता की भाषा का प्रयोग राजनीति में स्थापित होने के लिए ठीक है, अनेक दलों ने किया, सिर्फ इन्होंने नहीं किया। चाहे मुलायम सिंह जी हो, गोली चलवा दूंगा, लालू यादव जी क्या क्या बोले थे। अब गवर्नेंस मॉडल पे आते हैं। दिल्ली में लोग सांस नहीं ले पाए। दिल्ली के अंदर हमने देखा कोविड के अंदर क्या समस्याएं विकराल हुई, पूरे देश में ही हुई। लेकिन उसके अलावा पंजाब में सुरक्षा व्यवस्था के ऊपर सवाल खड़े हुए हैं। क्या कहना चाहते हैं संजय सिंह जी? आपकी दोनों जगह सरकारें हैं, देखिए मैं बिल्कुल बताऊंगा आपको। दिल्ली की राज्य और अरविंद केजरीवाल देश के पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने 200 यूनिट बिजली फ्री और 400 यूनिट बिजली आधे दाम पर देने का फैसला किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने पानी मुफ्त देने का फैसला किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने माताओं बहनों के लिए बस की फ्री यात्रा की, बुजुर्गों के लिए फ्री तीर्थ यात्रा की, मोहल्ला क्लिनिक बनाए जिसमें 200 तरह की जांच फ्री होती है, दवाएं मुफ्त में मिलती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने सीसीटीवी कैमरों का जाल बिछवाया दिल्ली के अंदर। ऐसे सरकारी स्कूल केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी ने बनाए जिसको अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी, ट्रंप की पत्नी हिंदुस्तान आती है तो दिल्ली के सरकारी स्कूलों को देखने जाती है। एक नहीं, हजारों काम दिल्ली में करके हमने दिखाया। अब आज बात आ जाती है पर्यावरण के ऊपर। पर्यावरण की एक समस्या ऐसी है जिसको खुद इनके मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी ने कहा कि इसको राज्यों के साथ, केंद्र सरकार के साथ मिलकर इसका समाधान खोजना होगा। आप बताइए, क्या सिर्फ एकमात्र दिल्ली है जहां पर कि हवा जो है दमघोटू है? क्या हरियाणा के कई शहर, गुड़गांव से लेके रोहतक से लेके फरीदाबाद से लेके कई शहर प्रदूषण की मार नहीं झेल रहे? यहां तक कि अहमदाबाद प्रदूषण की मार झेल रहा है, उत्तर प्रदेश प्रदूषण की मार झेल रहा है, बिहार प्रदूषण की मार झेल रहा है, पंजाब में मात्र 3 शहर हैं जहां पे AQI लेवल हाई है। लेकिन अगर 32 शहरों की सूची निकालेंगे तो दिल्ली एक, पंजाब में पराली जलाई जा रही थी। पंजाब की पराली का धुआं आ रहा था दिल्ली और NCR को जिसने घेर लिया था। आप यूपी में पराली कम जली, हरियाणा में पराली कम जली, पंजाब में पराली डबल जली। केंद्र सरकार, राज्य सरकार अगर आपस में मिलकर इसका समाधान नहीं करेंगे
अरे पूसा इंस्टीट्यूट का केमिकल काम कर रहा है। तो पूसा पंजाब में क्यों नहीं काम इंस्टीट्यूट का केमिकल कम से कम एक प्रयास तो किया। एक प्रयास बता दीजिए जो केंद्र सरकार ने किया। ओके, सुधांशु त्रिवेदी, एक प्रयास बता दीजिए हमारा जो गवर्नर हरियाणा क्वार्टर सरकार ने में किया, बिजली है, उत्तर प्रदेश पानी की है, सरकार ने किया। समस्याएं हैं, लेकिन उसके लिए केंद्र जिम्मेदार है। जवाब सुधांशु त्रिवेदी। देखिए, इन्होंने ऐसा मॉडल बनाया, ऐसी मोहल्ला क्लिनिक बनाई जो कोविड में कोई काम नहीं आई। जब बीमारी के समय कोई क्लिनिक काम ना आ सके तो उस क्लिनिक का क्या औचित्य है। और जो इन्होंने बात कही, मानी हुई बात है, मैं कहता हूं, अरे भाई, दिल्ली एक ऐसा प्रदेश है जहां की अनेक व्यवस्थाएं केंद्र सरकार के अधीन है। यहां पर लोगों की अर्निंग कैपेसिटी ज्यादा है, तो मानी हुई बात है, सरकार को टैक्स भी ज्यादा मिलता है। परंतु जब से आप आए, जो आपने कहा था आप पंजाब में आए, तो पंजाब में आने के बाद आपने क्या किया? पंजाब में तो लॉ एंड ऑर्डर ऐसा ध्वस्त हो गया है, जिस प्रकार की वहां पर आपराधिक नहीं, आतंकवादी गतिविधियों जैसी घटनाएं, उग्रवाद की बढ़ती चली गई हैं। ये नजारा 7 महीने से पहले देखने को नहीं मिलता था। इस प्रकार की खबरें आने लगी हैं कि लोग बुलेट प्रूफ जैकेट खरीदने की व्यवस्था करने लगे हैं, अपनी गाड़ियों में बुलेट प्रूफ लगवाने की व्यवस्था करने लगे हैं, पुलिस की उपस्थिति में किसी हिंदू नेता को गोली मार दी जाती है, और इस तरह की बातें इतनी आम होती चली जा रही हैं। यह मॉडल सबको बहुत साफ दिखाई पड़ रहा है। इसलिए यह कहना कि आपका, अच्छा, मैं एक और बात कहना चाहता हूं, आपने AQI की बात कही, तो हम बिल्कुल ईमानदारी से बात करें, आप जो कह रहे हैं वो सही है, परंतु फिर क्यों दिल्ली की जनता से ये झूठ बोला जाता था कि हम आएंगे तो ठीक कर देंगे? अगर पूरे उत्तर भारत की समस्या थी तो आपको कहना चाहिए था, हाँ भाई, सारे राज्यों के साथ मिलकर करेंगे। आज आप कहते हैं कि 22 किलोमीटर यमुना दिल्ली में बहती है, आगे पीछे से आता है। तब केजरीवाल जी ने क्यों कहा था कि मैं ऐसी यमुना बना दूंगा कि 5 साल के अंदर आप इसमें नहा सकेंगे, मैं ऐसी यमुना बनाऊंगा? यही विश्वसनीयता का संकट है, यही समस्या है। दिल्ली का मॉडल है कि दिखाओ कुछ, हकीकत कुछ। ओके, बीजेपी कहती है आप दिखाते कुछ है, करते कुछ है, और आरोप भी हिट एंड रन जैसे लगाते हैं। जवाब 40 सेकंड। देखिए केजरीवाल जी से, देखिए केजरीवाल जी से ये गलती जरूर हो गई कि उन्होंने भारतीय राजनीति में ये नहीं समझा कि जब वो प्रदूषण दूर करने की कोशिश करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के लोग छाती पीट पीट के, पटाखे दगा के प्रदूषण को बढ़ाने का काम करेंगे। केजरीवाल जी से यह समझने में गलती हो गई कि जब वो हरियाणा राज्य की सरकार से और केंद्र की सरकार से प्रदूषण दूर करने के मामले में मदद मांगेंगे तो वो लोग हाथ पीछे खींच लेंगे और कहेंगे नहीं नहीं, हमें तो प्रदूषण बढ़ाना है। अरे भाई, कब हमने सहयोग मांगने की बात नहीं की? आपके केंद्र सरकार के मंत्रियों को कितनी चिट्ठियां लिखी, राज्य सरकार के, हरियाणा सरकार के मंत्री मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी, खुद हमारे केजरीवाल जी मुख्यमंत्री के तौर पे जाके वहां पर मिल के आए, और आप कोरोना के मॉडल की बात कर रहे हैं। गुजरात में इतनी भ्रष्ट व्यवस्था थी कोरोना के समय में कि वहां की तो हाईकोर्ट को फटकार लगानी पड़ी कोरोना की व्यवस्था के कारण जो बदहाली थी। आप भूल गए सुधांशु जी, गंगा के घाट पर क्या हुआ था? प्रयाग में लाशें बिछी हुई थी, कोरोना के घाट पर, कानपुर के घाट पे लाशें बिछी हुई थी, गाजीपुर पे, बलिया की घाट पे लाशें बिछी हुई थी, चील कौवे कुत्ते नोच रहे थे उसको। आप कोरोना की बदहाली याद करना चाहते हैं? ऑक्सीजन के लोग तरस के मर गए उत्तर प्रदेश में, गुजरात के अंदर, तमाम भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में। इसलिए समाजवादी पार्टी, ये जो आपने उत्तर प्रदेश की बात करी है, समाजवादी पार्टी ने और आपने बेहतरीन काम करके दिखाया कोरोना के समय में। जनता को इससे सरोकार नहीं था। इस मुद्दे से जनता ने फिर बीजेपी के पक्ष में वोट डाला। क्या आपको लगता है, मेरा पॉइंट यह है कि आप या तो अपना पॉइंट एस्टैब्लिश नहीं कर पा रहे जनता के बीच में, खासतौर पर इन राज्यों के अंदर जहां आप जाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि इस समय आप कह रहे हैं गुजरात में हम आ रहे हैं, हम जीत रहे हैं, इसलिए बीजेपी को दिक्कत है, हिमाचल में हम जीत रहे हैं इसलिए बीजेपी को दिक्कत है, इसी तरह की दिक्कत आप कह रहे थे हरियाणा में होगी, आदमपुर के अंदर बहुत अच्छा वोट बैंक होगा आम आदमी पार्टी का, लेकिन वहां पे 2% से भी कम वोट बैंक आया, जमानत जब्त हो गई। क्या आपको लगता नहीं आप शोर ज्यादा मचाते हैं? सुधांशु, होल्ड ऑन, लेट हिम आंसर। अमीश जी, भारत की राजनीति में 10 वर्षों के अंदर सबसे तेजी से बढ़ने वाली हिंदुस्तान की कोई पार्टी है तो आम आदमी पार्टी है, जिसने 2 राज्यों में 10 साल के अंदर सरकार बना ली। जरा हमारे मित्र सुधांशु जी की पार्टी का इतिहास पूछ लीजिए। 40 साल से केरल में लगातार जमानत हुई, जब 40 साल तक इनकी जमानत जब्त हो रही है तमिलनाडु में, 40 साल से इनकी जमानत जब्त हो रही है आंध्र प्रदेश में,
राज्य दर राज्य हमारी विश्वसनीयता भी बढ़ रही है, संगठन भी बढ़ रहा है, चुनाव भी हम जीतेंगे। गुजरात के अंदर आज ये दोनों लोग क्यों बौखलाए हुए हैं? गुजरात में इसलिए बौखलाए हुए हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है गुजरात में। 300 यूनिट की अरविंद केजरीवाल की गारंटी की योजना गांव-गांव में घर-घर में पहुंच गई है। बिल्कुल आपको मौका दूंगा। आप संजय ने दो बार ही बोला, मैं आपको मौका दूंगा। घर-घर में पहुंच गया है और 8 दिसंबर के बाद वहां पर 300 यूनिट बिजली फ्री होगी, 3000 रुपए बेरोजगारी भत्ता होगा नौजवानों के लिए। देखिए, इन्होंने एक बात बिल्कुल सही कही कि ये 8 साल के अंदर सबसे तेजी से सत्ता में पहुंचने वाली पार्टी है। मैं संजय जी की बात में और संशोधन किए देता हूं। आप 8 साल में नहीं, आप अपनी स्थापना करने के 8 महीने के अंदर सत्ता में आ गए थे, क्योंकि आपका लक्ष्य था सत्ता पाना, येन केन प्रकारेण सत्ता पाना। जिनको चोर और बेईमान शब्दों से आपने विभूषित किया था, उन्हीं के कंधे पे चढ़कर आपने सबसे पहले सत्ता पाई थी। मगर हमने कभी किसी प्रकार का कंप्रोमाइज नहीं किया, इसलिए हम लंबे समय तक विपक्ष में रहे और तपने के बाद, तपस्या करने के बाद सत्ता में आए और हमने भारत का विचार बदला। ये हमारी। और आपने गलती की बात कही। अब पता नहीं है केजरीवाल जी गलती करते हैं या केजरीवाल जी बहुत सोच समझ के करते हैं। 8 साल में इतनी बार आप लोगों ने अपना स्टैंड चेंज किया है। अब मैं ये पुनः वो बातें जनता को याद दिलाने का कोई औचित्य नहीं, पर कह दूं कि भाई मैं 2 कमरे के फ्लैट में रहूंगा, मकान में नहीं रहूंगा। अरे भाई, आवश्यकता होती है, मुख्यमंत्री बनेंगे, आपका इतना पैराफर्नेलिया होता है, आपका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का कक्ष होना चाहिए, आपका मीटिंग का एक कक्ष होना चाहिए, आपका जनता से मिलने का अलग कक्ष होना चाहिए, आपके सेक्रेटेरिएट के 3-4 लोगों का होना। नहीं जी, जनता को भरमाने के लिए कहा, नहीं जी मैं वैगन आर में चलूंगा। अरे भाई, सुरक्षा लेना आवश्यकता होती है, मैं इसका मजाक नहीं उड़ाता। आज आपके पंजाब के मुख्यमंत्री को जरूरत है, परंतु है ना 42 गाड़ियां चल रही है ना उनकी सुरक्षा में। इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं, यदि आप गलती मानते हैं तो इसका मतलब आप गलतियों से सीख रहे हैं, और गलतियां सीख रहे हैं तो अब देश की जनता इस बात को बहुत समय नहीं दे सकती आपकी कि आप हिट एंड रन हिट एंड ट्रायल करते रहेंगे और गलतियों से सीखने के लिए अप्रेंटिसशिप के रूप में। क्योंकि दिल्ली तो अलग, जो पंजाब की जनता भुगत रही है, वो जिसे कहते हैं इनके हिट एंड ट्रायल की अप्रेंटिसशिप की कॉस्ट भुगत रही है। अब कोई और प्रदेश उस कॉस्ट को पंजाब पर जो सुधांशु ने सवाल पूछा, पंजाब पर आप क्या कहना चाहते हैं? वो कह रहे जनता भुगत रही है, वहां पे हम कानून व्यवस्था देख रहे हैं, वहां पे बुलेट प्रूफ गाड़ियों की डिमांड बेहद बढ़ गई है। ये पंजाब में हमने वो आतंकवाद वाला काल देखा है। क्या आपको लगता नहीं है कि बहुत सेंसिटिव स्टेट है, आपकी जिम्मेदारी बड़ी है? पंजाब इज अ वेरी सेंसिटिव स्टेट। देखिए, ऐसा है कि देखिए अमीश जी, ऐसा है कि 3 बार से दिल्ली में जनता हमें जिता रही है और मामूली बहुमत से नहीं, 90% सीट जीत के हम लोग दिल्ली में आ रहे हैं। केजरीवाल जी की सरकार 67 सीट 62 सीट लेके आ रही है। और जहां तक पंजाब का प्रश्न है, प्रचंड बहुमत से भगवंत मान जी की वहां पर सरकार बनी और भगवंत मान जी की सरकार ने पिछले 7 महीने में अनुकरणीय काम करके दिखाया है। 51 लाख परिवारों का 0 बिजली का बिल पंजाब के अंदर आया है। पंजाब के अंदर टीचर्स को परमानेंट किया गया है। पंजाब के अंदर टीचर्स की और पुलिस वालों की भर्ती निकाली गई है। वहां पर ड्रग्स पकड़ी जा रही है। वहां पर जो कानून व्यवस्था की स्थिति है, उसको लगातार उसमें सुधार करने का प्रयास हमारी सरकार, भगवंत मान जी की सरकार वहां पर कर रही है। इसलिए ये झूठा एक आरोप लगा के और हिट एंड रन की पॉलिटिक्स करना, वो आपके लिए मैं कह रहा हूं ठीक नहीं है। बताइए, और जो काम दिल्ली और पंजाब में हमने किया, गुजरात में उसी के कारण हिंदू नेता की हत्या हुई, वही गारंटी के कारण। अरे भाई, मैं आपको बताऊं कितनी हत्याएं हुई उत्तर प्रदेश के अंदर। अमीश देवगन जी, थाने में एक गैंग रेप पीड़िता जाती है, थानेदार उसके साथ बलात्कार करता है, पुलिस वाले पहुंच के चंदौली में एक बेटी को पीट पीट के मार देते हैं। आप कानून व्यवस्था की बात करेंगे? उत्तर प्रदेश के अखबार उठाकर देख लीजिए अमीश देवगन जी, 6 साल 10 साल 12 साल की बच्चियों के साथ बार बार बलात्कार और हत्या की घटनाएं हो रही हैं। कानून व्यवस्था, तो आप कानून व्यवस्था की बात, यही बगल नोएडा चले जाइए। सुधांशु त्रिवेदी, देखिए, थाने में गैंग रेप की पीड़िता के साथ रेप करता है दरोगा। सुनिए अमीश जी, अभी हम 7 महीने पहले यूपी का चुनाव जीते हैं और सारे विश्लेषकों ने बोला कि हमारी दोबारा प्रचंड जीत का आधार योगी जी के नेतृत्व में कानून व्यवस्था की शानदार स्थिति थी और इसीलिए इनकी लगभग सारी सीटों पर जमानत जब्त हो गई।
ये तो यथार्थ है। और जो कुछ वहां हुआ, सिद्धू मूसेवाला की हत्या करने वालों ने कबूला कि आपकी सरकार ने सिक्योरिटी विड्रॉ करके अखबार में क्यों छपवाया भाई? ये गोपनीय चीजें होती हैं, किसको सुरक्षा दी गई, किसकी सुरक्षा हटाई गई, किसकी सुरक्षा कम की गई। और उसने कहा कि उसके बाद ही उसने प्लानिंग की कि अब इनकी सुरक्षा कम कर ली गई है और अब इनको मारा जा सकता है। इस प्रकार की गैर जिम्मेदाराना बातें करके ही सरकार ने यह समस्या, ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी पहली बार इतने जलवायु जलाल से मनाई गई, ऐसा पिछले 35-37 सालों में कभी नहीं हुआ था। इसलिए मैं कह रहा हूं, गलतियों का खामियाजा पंजाब ने बहुत भुगत लिया। अब कोई दूसरे प्रदेश की जनता आपकी गलतियों के लिए, जिसे भाषा में कहते हैं ना गिनी पिग बनना, जी ठीक है सुधांशु, जिनके ऊपर प्रयोग किया जा रहा हो वो बनने के लिए तैयार। सुधांशु जी, पंजाब एक ऐसी स्टेट है, क्योंकि आपने उत्तर प्रदेश का जिक्र किया, पंजाब का कंपैरिजन उत्तर प्रदेश से इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि पंजाब का आतंकवाद का एक इतिहास रहा है। और आप जानते हैं संजय जी, आप एक्सपीरियंस्ड आदमी है, क्योंकि पंजाब का मैंने वो दौर देखा है, मेरे परिवार के लोग वहां थे, एक बहुत ही दर्दनाक दौर था वो। क्या आपको लगता नहीं है कहीं वहां पर लोगों में जो डर है, जो खौफ है, वो बहुत बढ़ गया है? अब इसका जवाब क्या है? पंजाब में वहां के डीजीपी और भगवंत मान जी वहां की कानून व्यवस्था को लगातार चुस्त और दुरुस्त करने के लिए काम कर रहे हैं। आप किस मुंह से बोल रहे हैं, जरा मुझे बताइए। देश के गृह राज्य मंत्री की गाड़ी से 5 किसान कुचलकर मार दिए गए, पूरे दुनिया ने उसको देखा, आज तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। आप किस मुंह से बोलते हैं? हाथरस कांड के गैंग रेप पीड़ितों को आप प्रताड़ित करते हैं और गैंग रेप करने वालों के साथ खड़े होते हैं। आप किस मुंह से बोल रहे हैं? 8 सिपाही और 1 सीओ कानपुर के अंदर गोलियों से भून के मार दिए गए। आप कानून व्यवस्था की दुहाई दे रहे हैं। जवाब कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश के अंदर एक जिले का आंकड़ा आपके सामने रख सकता हूं। एक जिले में छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार, गैंग रेप, उनकी हत्याएं, ये कानून व्यवस्था की स्थिति है। जी जवाब। देखिए, मैं जो बताना चाहता हूं, उन्नाव कांड, हाथरस कांड, कानपुर कांड, कितने कांड गिनाऊं आपको? अरे भाई बताना चाह रहा हूं। अरे जनाब, एक तरफ उत्तर प्रदेश में यह स्थिति है कि आरोप लगता था कि इनकाउंटर ज्यादा हो रहे हैं। एक स्थिति यह थी, याद करिए, बहुत अच्छी मुझे बात याद आई, ये मुख्तार अंसारी को यूपी से जाकर पंजाब में ही क्यों शरण मिली थी भाई? उसके बाद आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में कानून की व्यवस्था खराब थी? अरे अपराधियों की ये किसकी सरकार थी कि उनकी तबीयत खराब हो गई, भाई की सरकार थी। तबीयत ना, वही तो मैं कह रहा हूं ना। अरे भाई मैं कह रहा हूं, आपके साथ वालों की सरकार थी, जिनके साथ आपने पहली बार सरकार बनाई थी। अब कैप्टन बीजेपी के साथ है जी। खैर, अब मैं आपको बात बताना चाहता हूं। भाई की सरकार कांग्रेस की हमेशा समर्थन रहा था। कांग्रेस ने हमेशा समर्थन किया उन शक्तियों का। आज स्थिति है कि बड़े बड़े माफिया उत्तर प्रदेश में डरते हैं और आपको नजर आता है कि ये, हाँ, आपका मॉडल गजब है। आप कह रहे हैं गृह राज्य मंत्री के बेटे को तो जेल हुई हमारे यहां, आपका तो मंत्री जेल में है। गजब का मॉडल है। और जेल में रह के धमकी भी दे रहा है, जेल में रह के वसूली भी कर रहा है। ऐसा सुंदर मॉडल देना, राजनीति में शुचिता होती थी कि मंत्री पर आरोप लगता था, मंत्री इस्तीफा देता था। क्या आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी क्योंकि बोलती है कि हम ईमानदारी की प्रकाष्ठा करते हैं, ईमानदारी पर हम खरा सोना है, तो आपको लगता नहीं है सत्येंद्र जैन को बेल अभी तक नहीं मिल रही? वो निरंतर जेल में है, वो जेल में भी बैठकर मंत्री है। क्या आपको लगता नहीं है इससे आपकी क्रेडिबिलिटी पर, आम आदमी पार्टी की क्रेडिबिलिटी पर, अरविंद जी की क्रेडिबिलिटी पर सवाल खड़ा होगा? क्योंकि आप ईमानदारी की कस्में खाते हैं और अपने आप को कट्टर ईमानदार मानते हैं। बिल्कुल ठीक आपने, एकदम ठीक आपने कहा। तो 2015 में जो सीबीआई का छापा हमारे मुख्यमंत्री के दफ्तर पे मारा था, मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा दे देना चाहिए था। फिर उसके बाद मनीष सिसोदिया के घर पे सीबीआई का छापा मारा था, मनीष सिसोदिया को इस्तीफा दे देना चाहिए था। फिर उसके बाद सत्येंद्र जैन के घर पे सीबीआई का छापा मारा था, फिर सत्येंद्र जैन को इस्तीफा दे देना चाहिए था। फिर 42 विधायकों पे फर्जी मुकदमे लिखे थे, सबको इस्तीफा दे देना चाहिए था। फिर हमारे कैलाश गहलोत के ऊपर आईटी का छापा मारा था, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए था। फिर 400 फाइलों की सुंगलू कमेटी की जांच कराई थी, पूरी सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए था। अरे यही तो आप मना रहे हैं। आपके दिल की इच्छा छुपी हुई तो यही है कि एक आम आदमी के घरों से आखिरी दौर है 10 सेकंड सुधांशु त्रिवेदी, 10 सेकंड, ये लोग राजनीति सत्ता में आ गए, यही तो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। वो कहते हैं आप जो चाहते हैं वो हम होने नहीं देंगे। वो कहते हैं कि जो आप चाहते हैं वो हम होने नहीं देंगे।
अमीश और जी, अपने लोगों को खोने नहीं देंगे। अमीश जी, जो इन्होंने बोला वो हमारा नहीं, 2013-14 का राजनीति में आने से पहले के केजरीवाल जी के बयान देख लीजिए। आपका यह कहना था कि आरोप लगते इस्तीफा देना चाहिए, इसकी जांच नहीं होनी चाहिए, जांच बाद में होनी चाहिए, और अब आपके बयान को देख के मुझे वो पंक्ति याद आ रही है, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। ओके, 5 सेकंड संजय सिंह, 5 सेकंड। देखो ए दीवानो ऐसा काम ना करो, राम का नाम बदनाम ना करो, और राम राम जपना, पराया माल अपना। ये काम अब कौन पराया माल अपना कह रहा है, कौन राम राम जप रहा है, ये जनता तय करे। फिलहाल आर पार में इतना ही, लेकिन तैयार है, देश नहीं झुकने देंगे।